नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 18 आवर्स स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश, कल की तैयारी। शुरुआत करते हैं, आपको बता दें क्या खास लेकर आए हैं आज हम शो में आपके लिए। कल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की शुरुआत होगी। देश की कई दिग्गज कंपनियां इस नीलामी में हिस्सा लेने वाली हैं। क्या असर हो सकता है भारती एयरटेल, वोडाफोन, जियो जैसी लिस्टेड कंपनियों पर, जानेंगे अपने मेहमानों से आगे। इसके अलावा कल का दिन नतीजों के लिहाज से भी काफ़ी अहम है, क्योंकि निफ्टी के नतीजों के अलावा बाकी बाजार के नतीजे भी कई सारे आने वाले हैं, उन पर भी फोकस होगा। साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज भी शो में आज करेंगे शामिल। तो बात बाजार से शुरुआत करते हैं, जहां हमने देखा कि पिछले 6 कारोबारी दिनों से जो अच्छी खासी तेजी चल रही थी उस पर आज ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी जो है वो करीब 90 अंकों की गिरावट के साथ 16,600 के स्तर के पास जाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी हमने 300 अंकों की गिरावट देखी है, 55,766 पर जाकर ये बंद हुआ है। बैंक निफ्टी हमने देखा हालांकि कुछ फ्लैटिश दिखाई दिया, वहां पर गिरावट करीब 12-13 अंकों की देखने को मिली। आज निफ्टी के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति, ओएनजीसी जैसे स्टॉक शामिल थे, जबकि मेटल्स में आज खरीदारी देखने को मिल रही थी। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप गेनर था। इधर इंडसइंड बैंक और कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी हमने आज अच्छी खरीदारी होते हुए देखी। लेकिन ये जो गिरावट है, ये क्या बाजार अपनी तेजी के बीच में एक सांस ले रहा है या फिर एक टर्न हो चुका है बाजार? समझते हैं हमारे खास मेहमानों से। मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं, शर्मिला जोशी और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, आपसे करूंगा शुरुआत। एक ब्रीदर मानना चाहिए इसको। पिछला हफ्ता हमने देखा बाजार ने काफ़ी अच्छी खरीदारी का माहौल दिखाया था। आज जो थोड़ा गिरावट भरा कारोबार देखने को मिला, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा। क्या मतलब निकालना चाहिए इसको? आप एक ब्रीदर कहेंगे या आपको लगता है कि 16,700 का टॉप बन गया है बाजार में? गुड इवनिंग एवरीवन। सो टॉप तो बना है कि नहीं बना है, इट्स वेरी अर्ली टू से, लेकिन ओवरऑल इसको हम ब्रीदर या तो एक पुलबैक कह सकते हैं, क्योंकि जैसे लास्ट वीक का जब एंड हुआ था तब हमने ऑलरेडी निफ्टी के ऊपर एक अच्छी रैली देख ली थी। तो डेफिनेटली जो लोअर टाइम फ्रेम है, सो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसके मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरबॉट जोन के अंदर थे। साथ ही साथ लास्ट वीकेंड के टाइम पे हमने देखा था कि काफी सारी हैवी वेट कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं, प्लस ये वीक में भी काफी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और इसी वीक में हम देख रहे हैं कि फेड की पॉलिसी भी है, प्लस हमारी वीक मंथली एक्सपायरी भी है। सो काफी सारे डेटा लाइनअप है इस वीक के अंदर। सो प्रॉफिट टेकिंग एक लाजमी सी चीज है। दूसरी तरफ अगर टेक्निकली हम बात करें, सो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव डाइवर्जेंस प्लॉट है। 16,500 से लेकर 16,600 700 के जो रेंज निफ्टी ने बनाई है, 3 टॉप बनाए थे इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर। तो तीनों टीम टाइम आप देख सकते हो कि मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर हम एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं। सो क्लियरली एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए था, जो हम सुबह से भी कह रहे थे। ओवरऑल अगर जिस तरह से अभी एक पैटर्न बना है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि अगर नीचे में 16,550 500 की जो एक सपोर्ट जोन है वो टूटता है, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस का हम नीचे 16,350 16,400 तक जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी हम देख रहे हैं कि गैप जो है वो अनफील्ड है। और जिस तरह से ऑप्शंस के डेटा हम देख रहे हैं, सो क्लियरली निफ्टी के ऊपर 16,600 16,550 16,700 ये जो 3 स्ट्राइक है उसके ऊपर कंटिन्यूस कॉल राइटर्स जो है वो अपना एक प्रेशर बना के चल रहे हैं। और आज भी जिस तरह का मार्केट में सेकंड हाफ में रिकवरी हुआ, हम कोई भी रिकवरी पुट राइटर्स की तरफ से नहीं देख रहे। तो हमारा व्यू अभी भी इंटैक्ट है। 16,700 16,750 वुड बी द सप्लाई जोन। वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अग्रेसिवनेस है तो वहां पे आप एक बार शॉर्ट करके भी चल सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 16,400 के आसपास ये वीक में एक बार निफ्टी आना चाहिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी 36,500 कहीं ना कहीं यहाँ डिफेंड हो गया था, क्योंकि पुट राइटर्स वहां पे अग्रेसिव है। तो 36,500 से 37,000 की रेंज के अंदर मार्केट घूमेगा। ऊपर में 37,000 के आसपास एक बार आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग यहाँ पे भी एक बार 36,200 से 36,000 के आसपास मार्केट आना चाहिए। ये तो कुछ और गिरावट की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी में जैसा बताया 16,700 के लेवल के आसपास से सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिले तो वो ज़रूर करना चाहिए। शर्मिला, इस समय आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं बाजार को? रिजल्ट सीजन अपने पीक पर है, कई सारी बड़ी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, कई टॉप बैंक्स के, IT कंपनियों के। किस तरह के फीलर्स आपको मिल रहे हैं? अगर एक मीडियम से लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो किसी को बनाना है, क्या उसको शुरुआत करनी चाहिए अभी शॉपिंग करने की, या रुकना चाहिए कुछ? तो मेरे हिसाब से तो इट्स ऑलवेज अ मार्केट जहाँ जिसमें आप खरीद कर सकते हैं। यही होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी बदलती है गिवन द काइंड ऑफ मार्केट दैट यू आर इन। तो जैसे अभी आपकी बातचीत चल रही थी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि अभी हम डेफिनेटली एक बुल मार्केट में है
या डेफिनेटली एक बेयर मार्केट में है। बाय दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको किसी तरह का ट्रेंड अभी तक मार्केट में नहीं है कि यहाँ से चीजें whether stock prices will really improve from here, because let's not forget कि if you look at the domestic economic indicators, we are fairly okay. तो अगर हम आज नीचे भी जाते हैं, इट इज मोर टू डू विद इंटरनेशनल कंसर्न, जिस तरह से फेड वगैरह की आपने बात की। तो ऐसे में मुझे क्या लगता है ना, टू मेक अ वेरी स्ट्रेट एंड सिंपल पॉइंट, कि अभी अगर आप पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो आपको डेफिनेटली लार्ज कैप ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए। तो जो लार्ज कैप मिड कैप का रेशियो है ना, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और मेरे हिसाब से अभी के समय में आपको ज्यादा लार्ज कैप रखनी चाहिए। सो द पोर्शन कुड बी 60-40 और 70-30। और अगर आप लार्ज कैप्स भी बात करें तो उसमें भी आपको थोड़े डिफेंसिव सेक्टर्स के स्टॉक रखने चाहिए, लाइक फार्मा और एफएमसीजी, नो दोस काइंड ऑफ सेक्टर्स। और थोड़े ऐसे सेक्टर्स रखने चाहिए जो आउट ऑफ फेवर है, जो आगे चलकर परहैप्स हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीजें उनके लिए इंप्रूव होगी, लाइक अ सीमेंट और अ मेटल्स और समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का आपको बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना चाहिए और बाइंग आपको स्टैगर्ड करनी चाहिए। बस इतना ही है, बट आई थिंक डेफिनेटली ये ऐसा एक मार्केट है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ओके, मौके यहाँ पर बहुत हैं, स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए, वो ध्यान रखिए, और इस समय थोड़ा सा लार्ज कैप के साथ रहें तो बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर रिटर्न्स मिलने की संभावना है। लार्ज कैप की बात करें शर्मिला, यहाँ पर रिलायंस के रिजल्ट्स आपने देखे। पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि आपको रिजल्ट कैसे लगे, क्योंकि बाजार को हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पसंद शायद नहीं आए। एक कंसर्न ये है कि चूँकि बहुत क्लियर कोई पॉलिसी नहीं है यहाँ पर, कंपनी ने जो क्लैरिटी नहीं दी है बहुत चीज़ों में, चाहे वो जियो फोन हो या फिर जो दूसरे फैक्टर्स हैं, डिस्क्लोजर बहुत क्लियर नहीं है, जिसके कारण शायद बाजार को पसंद नहीं आए नतीजे। हमने देखा आज करीब 3-3.5% नीचे 2400 के आसपास तक पहुंच गया है रिलायंस। क्या करना चाहिए? सो आई थिंक जो हमने पहली गिरावट रिलायंस में देखी थी वो विंडफॉल टैक्स के न्यूज पर थी, और आज हमने और थोड़ी गिरावट देखी है ऑन द बैक ऑफ द फैक्ट की नंबर्स थोड़े इन लाइन नहीं आए। तो आई थिंक ऑफ कोर्स वन रीजन फॉर दैट इज ऑफ कोर्स जिस तरह से मार्जिन वगैरह पर प्रेशर आए और जीआरएफ लोअर आए हैं। तो जहां तक आई थिंक उनके न्यू बिजनेसेस का सवाल है, विच इज बेसिकली जियो एंड रिटेल, वहां पर नतीजे इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आए। yes, I think there could be certain things market could want clarity on, लेकिन अगर आप just बेसिक नंबर्स देखें तो मेरे हिसाब से वो ठीक थे। तो आई एम एक्चुअली मीनिंग, मैं एकदम ऐसा नहीं कि है कि बहुत अच्छे नतीजे थे तो आपको तुरंत जाके खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको डेफिनेटली ये होल्ड करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इस समय पर रिलायंस बाय करने की सलाह देते हैं तो इट इज रियली ऑन द बैक ऑफ द फैक्ट कि जो उनके नए बिजनेसेस है दे हैव नाउ बिगन टू डिलीवर, और वो ट्रेजेक्टरी में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नजर नहीं आया इन दीस नंबर्स एज वेल। सो आई एम फेयरली पॉजिटिव ऑन रिलायंस, और मेरे हिसाब से अगर आपके पास शेयर्स है तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगर आपके पास शेयर है रिलायंस का तो आपको बने रहना चाहिए, होल्ड की सलाह यहाँ पर शिमला की तरफ से। लेकिन किरण, अगर मुझे नई एंट्री लेनी है, क्या इन लेवल पर रिलायंस में एंट्री लेनी चाहिए या अभी कुछ और करेक्शन बाकी है, उसके बाद मौका मिलेगा खरीदारी का? कई ब्रोकरेज ने तो यहाँ 3000 से ऊपर तक के टारगेट दिए हुए हैं। सो ओवरऑल अगर रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में जिस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, नीचे लास्ट टाइम जब ये 2360 2365 के आसपास गया था तब हमने स्टॉक में देखा था कि एक बुलिश एंगलफिन कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनी थी, और उसी के चलते हमने देखा था कि एक अप स्विंग आया था जहां पे रिलायंस में करीबन हम 2500 के लेवल्स पे देख के आए। अब जिस तरह का स्ट्रक्चर है अभी भी वो लेवल तो इंटैक्ट है। एक लो रिस्क बाई करना हो तो आप वेट कर सकते हैं किसी एक डीप का, जहां पे आप 2370 2380 का लेवल्स अगर हमें मिलता है तो वहां पे एक बार हमें लॉन्ग करना चाहिए। 2350 2360 इज वेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट ओवरऑल जिस तरह का रिलायंस का चार्ट है। और यहाँ पे अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर भी लोअर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है। सो वी वुड सजेस्ट कि एक बार आप वेट कर सकते हो 2370 2380 के लेवल्स के आसपास, जहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो, और 2350 के नीचे के आपको स्टॉप लॉस रखने रहेंगे। ओके, 2350 के नीचे के स्टॉप लॉस रखने चाहिए। 2360 2370 के आसपास आपको मिले तो आपको रिलायंस में एंट्री करनी चाहिए। नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो बेहतरीन रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इस बीच टाटा स्टील के नतीजे आपके सामने स्क्रीन पर 7760 करोड़
का मुनाफा यहाँ पर आया है 7760 का मुनाफा, और यहाँ पर 7199 का अनुमान था। तो ये तो कह सकते हैं कि अनुमान से काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिल रहा है। कुछ और डेटा भी यहाँ पर, कुछ और नंबर्स भी आएंगे आपके सामने, हम आपको अपडेट देंगे और उसके बाद अपने मेहमानों से भी पूछेंगे कि टाटा स्टील में क्या करना चाहिए। फिलहाल आपके सामने सिर्फ यहाँ पर प्रॉफिट का नंबर है जो है 7,760 करोड़ रुपए का। इस पर लगातार नज़र हमारी बनी रहेगी। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ रिलायंस की, और इंसिडेंटली कल से एक और अहम चीज़ होने वाली है, वो है 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी की शुरुआत होने वाली है कल। मेरे सहयोगी दानिश आनंद जुड़ गए हैं मेरे साथ डिटेल्स के साथ, कौन कौन सी कंपनीज जुड़ने वाली हैं, किस तरह से ये जो ऑक्शन है आगे बढ़ सकता है। दानिश बताइए, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, देश में 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने जा रहे हैं और इसमें 24 घंटे से भी कम का समय बचा है, और पहली बारी हमने देखा है कि एक नॉन टेलीकॉम प्लेयर ने भी अपना इंटेंट दिखाया है स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए। लेकिन कल जो ऑक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि 26 जुलाई से 11 बजे सुबह इन ऑक्शन की शुरुआत हो जाएगी, और इन ऑक्शंस में सारी प्राइवेट टेलीकॉम प्लेयर्स जैसे कि भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो बिडिंग करेंगे, और हर कंपनी चाहेगी कि वो उस प्राइम स्पेक्ट्रम को बिड करें ताकि वो देश भर में 5G सर्विसेज को दे पाएं। लेकिन इस बारी अदानी डेटा नेटवर्क्स ने भी अपना इंटेंट शो करा है 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, और अदानी जो भी स्पेक्ट्रम खरीदना चाहेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपने कैप्टिव यूज के लिए लेगा। लेकिन इसके अलावा जो कुछ ऐसी अलग टेक कंपनीज हैं वो लोग भी अपना एक तरह से कल इंटरेस्ट दिखा सकती हैं, वो भी 5G स्पेक्ट्रम को बिड कर सकती हैं अपने कैप्टिव यूज के लिए। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए, जो कल जो 5G ऑक्शन होने जा रहे हैं उसमें कुल मिला के 72 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम अंडर द हैमर रखा जाएगा, और इसकी जो कुल वैल्यू जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। लेकिन सरकार का यह मानना है कि आने वाले 5G ऑक्शंस में सरकार को लगभग 80 से 90 हजार करोड़ के बीच में अब इनको पैसा सरकार को मिल सकता है। अब बात अब यही है कि इस बारी के जो ऑक्शंस होने जा रहे हैं उसमें पहली बार हमको देखने को मिला है कि नॉन टेलीकॉम प्लेयर ने भी अपना इंटेंट शो करा है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल अडानी जैसे प्लेयर भी अब यहाँ पर आ रहे हैं और 5G ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। देखना होगा कि ये ऑक्शन किस तरह से आगे बढ़ेगा, लगातार अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन इस बीच नज़र डालिए टाटा स्टील के नंबर्स पर। एबिटा आपके सामने 15,047 का ये आंकड़ा आया है एबिटा का, और मार्जिन आया है 24%, 24% पर मार्जिन आया है। पैट जैसा हमने आपको बताया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आया है 7714 पर। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का आंकड़ा जो है वो 63,430 करोड़ का आया है, 63,430, जो पिछली बार के 53,465 से करीब 10,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा है। मार्जिन जो है वो करीब 24% के आसपास है। शर्मिला, ऑन द टॉप ऑफ योर माइंड अगर ये नंबर्स हम देखें तो कैसे लग रहे हैं? कुछ और आंकड़े भी ऐड कर देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। नेट डेट का फिगर आया है 54,500 का, 54,504 का। टाटा स्टील के आंकड़े आपके सामने, क्या लग रहा है आपको? सर बिल्कुल, आई थिंक कि जैसे आप अभी कह रहे थे कि उम्मीद से बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। मार्केट ऑलरेडी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनवरी मार्च का जो उनका क्वार्टर जो क्वार्टर था वो उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि कोकिंग कोल के कॉस्ट बढ़ गए उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी इस क्वार्टर में। एंड जो अनुमान लगाया था एज द स्क्रीन शोज 7100 7200 के करीब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, इसका मेट 7700। तो उम्मीद से बेहतर ही माने जाएंगे प्रॉफिट के नंबर। आई थिंक दो चीजें मार्केट क्लैरिफिकेशन चाहेंगी। एक तो जैसे कि आपने कहा डेट, क्योंकि उन्होंने एक एक्विजिशन किया है, तो उस एक्विजिशन को लेकर किस तरह का अभी डेट का सिचुएशन है, क्या उनके प्लान है, जो उन्होंने एक्विजिशन किया है उसके बारे में वो क्या कहते हैं कि कितनी जल्दी वहां पर चीजें होगी, जनरली द प्लान फॉर दैट गोइंग अहेड। और उसके साथ साथ कोकिंग कोल का जो कॉस्ट है उस पर उनकी क्या राय बनती है इन द कमिंग क्वार्टर, क्योंकि उससे डेफिनेटली इस क्वार्टर में हमें जो प्रेशर दिखा है, जो प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है, इट्स रियली बिकॉज ऑफ दैट। या तो डिमांड पिक्चर, वो दोनों का वील वेट एंड सी की मैनेजमेंट इन दो चीजों के बारे में क्या कहती है, सो दैट वी गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बाकी का साल किस तरह का रह सकता है टाटा स्टील के लिए। बट प्राइमा फेसी जैसे कि आपने कहा, नंबर सीम लिटिल बेटर देन एक्सपेक्टेड। नंबर दिखाई दे रहे हैं ऑन द प्राइमा फेसी। यहाँ पर देखना होगा मैनेजमेंट कमेंट्री किस तरह की आती है। आज तो मेटल स्टॉक चल भी रहे थे यहाँ पर किरण। टाटा स्टील भी आज करीब 2-2.5% ऊपर जाकर बंद हुआ है, जबकि ब्रॉडली बाजार कमजोर था। क्या व्यू है टाटा स्टील पर आपका? सो ओवरऑल टाटा स्टील का
तो लास्ट वीक में भी हमने आपके शो दरमियान बात की थी मंडे के दिन, जब ये टाटा स्टील का भाव करीबन 908 के आसपास था। तभी वी हैव डिस्कस कि भाई 920 925 का एक रेजिस्टेंस है टाटा स्टील के डेली चार्ट के हिसाब से। जैसे ही वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा वी कैन सी अ सुपीरियर रैली अप टू दी 980। ऑलरेडी 960 तक स्टॉक आ चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 50 डेज मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो 965 है, साथ ही साथ एक गैप रेजिस्टेंस है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। कल अगर कोई भी डिप आता है नीचे में 920 930 के आसपास तो लॉन्ग करना चाहिए, और जो स्टॉप लॉस है वो हमें 900 का रखना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म टारगेट है 990 980 स्टिल ओपन। तो ऊपर में हमारा व्यू ओवरऑल टाटा स्टील के अंदर बुलिश है। बुलिश व्यू है यहाँ पर। 980 990 तक के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। नंबर्स भी आज अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अभी और मैनेजमेंट कमेंट्री आएगी तो थोड़ी क्लैरिटी और आएगी। कल जब बाजार खुलेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आज जो मेटल्स में रैली थी कल टाटा स्टील उसको शायद लीड कर सकता है। ये हम लोग फॉलो करेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में एक और शेयर था जो लगातार फोकस में था, वो था जोमैटो का। इस शेयर में हमने देखा कि आज 11% की भारी गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक जो है वो 50 रुपए से नीचे पहुंच गया है। क्या वजह है इस गिरावट की? मेरे साथ मेरी सहयोगी विनी जुड़ गई हैं। विनी, बताइए इतनी गिरावट क्यों रही आज जोमैटो में? बुरी खबर नहीं बोल सकते, पर उनका जो लॉक इन पीरियड जो है इन्वेस्टर्स का, जो 1 ईयर लॉक इन पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स, वो 23 जुलाई को एंड हुआ था ना। वो क्या होता है कि इस लॉक इन पीरियड के अनुसार 613 करोड़ जोमेटो जो शेयर्स थे वो लॉक इन पीरियड में थे 1 साल के लिए उनकी लिस्टिंग डेट से। उसके बाद अब ये लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है तो ये इन्वेस्टर्स ये शेयर्स सेल कर सकते हैं। तो ये अराउंड 78% ऑफ उनका जोमेटो का टोटल पेड अप कैपिटल होता है। तो मे बी इसकी वजह से आज हम जोमेटो की के शेयर पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। उसके अलावा एक और जो न्यूज़ फ्लो आई हुई है कि रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डोमिनोज है, जुबिलेंट फूडवर्क्स डोमिनोज जो बेचता है, वो मे बी अभी जोमेटो और स्विगी से नहीं बेचेंगे और उनकी खुद जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वहाँ से अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, पिज्ज़ाज बेचेंगे, वहाँ से ये ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रेशर बन सकती है जोमेटो के शेयर प्राइस पे। और आज देखें तो जोमेटो 50 रुपये के प्राइस से कम में ट्रेड हो रहा है एज ऑफ नाउ। रिकॉर्ड लो लेवल्स पे चल रहा है और लिस्टिंग डेट से 30% तो आज सुबह ही शेयर गिर चुका था, लिस्टिंग डेट से ऑलमोस्ट था, और अब तो और 10-12% गिर चुका है। तो ये प्रेशर बढ़ रहा है और 40% डाउन है और लिस्टिंग प्राइस है जोमेटो के शेयर प्राइस। 6 मंथ्स में जोमेटो ने इतनी बड़ी फॉल नहीं देखी है इंट्राडे फॉल में। तो आज जोमेटो शेयर्स पे श्योरली सेलिंग प्रेशर बढ़ चुकी है। और ये आप चार्ट देख ही सकते हैं कि कितना गिरा हुआ है जोमेटो के प्राइसेस लास्ट 1 मंथ में, और लिस्टिंग प्राइस से भी कितनी गिरी हुई है जोमेटो की शेयर प्राइस। दो फैक्टर्स की वजह से आज जोमेटो के शेयर प्राइस प्रेशर में है। शुक्रिया विनी। तो ये वजह है जिसके कारण जोमेटो में गिरावट हम देख रहे हैं। शर्मिला, 50 रुपए के नीचे जोमेटो लेना चाहिए कि नहीं? सच ए डिफिकल्ट कॉल, लेकिन आई थिंक कि जब ये सब शेयर्स लिस्ट हुए थे तो यही कंसर्न था कि द स्टोरी लुक्स अट्रैक्टिव, लेकिन इसको आगे किस तरह से हाउ दे रियली स्केल इट अप एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। और ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि थोड़े रोड ब्लॉक्स दे हिट सम रोड ब्लॉक, और उसके साथ साथ आज जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं, तो माय सेंस इज कि वी आर नाउ गेटिंग टू अ प्राइस पॉइंट जहाँ पर हम खरीद कर सकते हैं। बट आई वुड एडवाइज कि ये जो अनलॉकिंग से जो सेलिंग आनी है उसको एक बार खत्म होने दीजिए। सो आई थिंक वेट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, और उसके बाद फॉर द लॉन्गर टर्म आप सोच सकते हैं लेने का, बट नॉट इमीडिएटली। ओके, नॉट इमीडिएटली। 2-1 हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं। लॉक इन का पीरियड अभी खत्म हुआ है। स्टॉक में हमने जोरदार गिरावट देखी है। 50 रुपए के नीचे जोमेटो का शेयर आ गया है। इंतजार कीजिए, शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, शायद और गिरावट बाकी हो, एक बेहतर प्राइस मिलेगा तो जाहिर तौर पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बेहतर होगा। यहाँ पर किरण, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, एक स्टॉक जिसमें हमने नतीजों के बाद जोरदार गिरावट देखी, शारदा क्रॉपकेम। ये स्टॉक जब से लिस्ट हुआ है उसके बाद से सबसे बड़ी गिरावट आज बताई जा रही है। करीब 17-18% नीचे जाकर ये बंद हुआ है, इनफैक्ट 18.5% नीचे। मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि बिजनेस एज यूजुअल है, कुछ खराबी नहीं है। तो लेकिन जब ये स्टॉक 150 रुपए 130 रुपए गिर चुका है आज, क्या कोई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए या आपको लगता है चार्ट्स के लिहाज से अभी दूर रहना चाहिए स्टॉक से? डेफिनेटली थोड़ा रिपोर्ट करना चाहिए कि जैसे मंथली चार्ट अगर हम देख रहे हैं तो प्रीवियसली स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई था वो 570 के आसपास था, जो 2017 में लगाया था। उसके बाद हम देख रहे थे कंटिन्यू स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर घूम रहा था। पोस्ट कोविड हमने देखा कि एक अच्छा एक पैटर्न हमने को देखने को मिला था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जिसका ब्रेकआउट 380 340 के लेवल के आसपास आया। वहां से स्टॉक ने वन साइड रैली देखने को मिली और ऊपर में 750 तक के हाईस बना। तो ये पूरी जर्नी में कहीं ना
कहीं हम देख रहे हैं कि 570 550 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, बट आज जिस तरह से स्टॉक गिरा है, मेरे हिसाब से हमें और थोड़े दिन वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो 510 520 है। जब तक वो सपोर्ट होल्ड है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हमें कोई रिवर्सल लिखे, लेकिन अगेन ये प्री अटेम्प्टिव है, सो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए। 520 510 इज द नेक्स्ट सपोर्ट। 520 510 जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट है। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच कीजिए। शारदा क्रॉप कैम में गिरावट पर खरीदारी की जल्दी मत कीजिए, इंतजार कीजिए। शर्मिला, 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे कल आने वाले हैं। मैं आपसे ब्रॉडली जानना चाहता हूं, चूंकि तीनों अलग अलग सेक्टर की हैं, बजाज ऑटो, L&T और एशियन पेंट्स, नतीजों से पहले लेना चाहिए या नतीजों का वेट करना चाहिए? नतीजों का वेट करना चाहिए क्लियरली, बिकॉज आई थिंक बजाज ऑटो के म्यूटेड नंबर्स एक्सपेक्टेड है। एशियन पेंट पर क्रूड के प्राइसेस का किस तरह का इम्पैक्ट रहता है वो देखना जरूरी है। एंड L&T जस्ट आई थिंक जनरली टू गेट अ सेंस कि किस तरह का ऑर्डर बुक है। सो आई थिंक इट्स बेस्ट टू वेट फॉर नंबर्स फॉर ऑल। ओके, एशियन पेंट्स का चार्ट एक बार मैं चाहूंगा कि आप देखें किरण, वहां पर किस तरह के मूव दिखाई दे रहे हैं? कोई उम्मीद नई पोजीशन बनाने की फिलहाल? ओवरऑल एशियन देखिए तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो क्लियरली अपनी सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट आज ही उसने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो ये कंसोलिडेशन में जा सकता है, क्योंकि वन वे रैली हमने देख रहे हैं ऑलरेडी। 2500 वाला स्टॉक अभी 3100 के आसपास आ गया है। सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम कंसोलिडेशन देखें, जहाँ पे 3000 में नीचे का एक सपोर्ट है और ऊपर में हम देखें तो 3200 का रेजिस्टेंस है। तो इसी 200 रुपए के भी की रेंज के अंदर ये स्टॉक कंसोलिडेट हो। लेकिन ओवरऑल व्यू जो है वो बुलिश है। कोई भी डिप आता है तो 3000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके रख के बाई कर सकते हैं। डेफिनेटली ऊपर में 3200 तक के टारगेट एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से के रख के हमें ट्रेड करना चाहिए। के नीचे के स्टॉप लॉस और 3200 तक के टारगेट आपको इस हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। कॉल लॉन्ग ही है खरीदारी की। चलिए, कल के लिए कौन से आइडियाज मेरे मेहमान लेकर आए हैं वो भी जानने का वक्त हो गया है। वक्त है VIP शेयर्स का। किरण, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए, कल के सेशन के लिए कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए? सो पहला हमारा स्टॉक रहेगा ब्रिगेड है। ब्रिगेड पे अगर हम देखें तो जिस तरह से डेली स्टॉक प्राइस की चार्ट हमें देखने को मिल रही है, एक फ्लैग पैटर्न बुलिश पैटर्न है वो फॉर्मेशन हो रहा है। 488 के आसपास का इसका क्लोजिंग है, और जिस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हम देखने को मिल रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी एक बुलिश जोन के अंदर है। साथ ही साथ वॉल्यूम भी यहाँ पे हम ट्रिगर होते हुए देख रहे हैं। सो ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा है। 488 के आसपास हमें लॉन्ग करना चाहिए। 515 का हमारा टारगेट रहेगा और 471 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो जेके पेपर है। जेके पेपर में भी हम यहाँ देखें तो फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बना है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, और यहाँ पे भी आप वॉल्यूम्स एंड मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो एक बुलिश सेटअप के अंदर है। सो ओवरऑल यहाँ पे भी हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए। 333 के आसपास का क्लोजिंग था, टारगेट है हमारा 350 का, और स्टॉप लॉस के हिसाब से हमें 323 मेंटेन करना है। जेके पेपर यहाँ पर बढ़िया दिखाई देता है 350 तक के टारगेट के लिए, और ब्रिगेड भी आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं। यहाँ पर टारगेट है करीब 515 तक का। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई आइडियाज? आई एम गोइंग विद टाइटन। हम थोड़ी देर पहले नतीजों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर काफी अच्छे नतीजे आने की उम्मीद है, और ये अभी हम मान के चल सकते हैं कि डिमांड जो है वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच रहा है। आई मीन डोंट गेट कैरिड अवे कि अगर कोई बड़ा परसेंटेज टर्म्स में रेवेन्यू या प्रॉफिट दिखे। आई थिंक इट सिंपली मीन्स कि बिजनेस इज गोइंग बैक टू व्हाट प्री पैंडेमिक ग्रोथ वाज, और उसमें भी अगर आप इफ यू सी किस तरह के उनके अलग अलग सेगमेंट्स में ग्रोथ है, यू विल फाइंड कि जेम्स एंड ज्वेलरी इज ग्रोइंग नाइसली, गोल्ड ज्वेलरी इज ग्रोइंग नाइसली। तो वो वेडिंग सीजन का भी फायदा होगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर बिग पॉजिटिव फॉर टाइटन। उसके साथ साथ जिस तरह का हॉलमार्किंग का भी द रूल दैट हैज कम फॉर हॉलमार्किंग, उसका भी फायदा इस तरह के प्लेयर्स को मिलता है। सो ऑल इन ऑल आई थिंक काफी एक अच्छा सेंटिमेंट है फॉर ज्वेलरी, तो उस वजह से टाइटन। चलिए, तो टाइटन यहाँ पर काफी अच्छा प्ले दिखाई देता है। नजरिया आपको थोड़ा लंबा रखना चाहिए। 2900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू जरूर इसमें लेकर चलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला और किरण, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। चलिए, कल की तैयारी को यहीं समेटेंगे। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।